भाई लोग, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और आज की जो ये क्लास है, हम लोग बातचीत कर रहे थे डीपीएसपी पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे। और हम लोगों को इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो है आपको ये मालूम चलता है कि एक जो देश होता है, तो देश के अंदर जो सरकार होती है, तो सरकार की जिम्मेदारियां क्या हैं, सरकार क्या काम करेगी, सरकार कैसे काम करेगी, और ये सारी बातें हम लोग को मालूम चलती हैं किससे? डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राइट। और हम लोग इसी चीज को यहां पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो भैया, ये जो क्लास है, सीधे बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे संविधान के भाग 4 में है। और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक की जो है इस डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। आप देखोगे तो कुल जो आर्टिकल, उनकी संख्या है 16। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जाओगे तो कुल जो आर्टिकल्स हैं, जो कुल अनुच्छेद हैं, उनकी संख्या है 16। और 16 अनुच्छेदों के माध्यम से राज्य की क्या जिम्मेदारी होगी वो तय किया गया है। यानी कि राज्य क्या काम करेगा वो यहाँ पर तय किया गया है ना बच्चों? तो इस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए, आपसे मैं लास्ट टाइम जो है कुछ इसका बेसिक बात कर लिया था पहले वीडियो में, और वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा करके और वीडियो नंबर 24 जो है, लेक्चर नंबर 24, वहां से आप देख सकते हो कि इसके पहले की बातें क्या क्या है। तो आज देखिए, तो आर्टिकल 36 जो है वो राज्य की परिभाषा की बात करता है, राज्य के परिभाषा की बात करता है। तो आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य क्या होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि राज्य क्या होगा, तो हम में से अधिकांश लोग ये समझते हैं कि राज्य का अर्थ है कि उत्तर प्रदेश, या राज्य का अर्थ है बिहार, या राज्य का अर्थ है आपका छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो राज्य ये तो है ही है, जो एक एक जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो तो राज्य है ही है। लेकिन इसके अलावा राज्य अपने आप में एक अथॉरिटी भी है। अथॉरिटी क्या? कौन अथॉरिटी? यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया को चलाने के लिए जो सरकार गठित की गई है, जो सरकार गठित की गई है, वो सरकार जो है, वो सरकार, वो राज्य कहलाएगी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो राज्य की परिभाषा क्या है, तो भाई राज्य का अर्थ है कानून बनाने वाली संस्था। यानी कि जितने भी लोग भारत में कानून बनाते हैं वो सब राज्य का हिस्सा होंगे, और उन कानूनों को जो लागू करवाते हैं वो भी राज्य का हिस्सा होंगे। तो राज्य की परिभाषा क्या है कि जितने भी लोग देश में बनाते हैं कानून, वो सब राज्य की श्रेणी में आएंगे, और इसके अलावा उन कानूनों को लागू करवाने वाली संस्थाएं भी राज्य की श्रेणी में आएंगी। तो आर्टिकल 36 में कहा गया है कि जो भी कानून बनाता है वो सब राज्य की श्रेणी में आएगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन? जैसे कि संसद, अगर आप केंद्र सरकार को देखोगे तो वहां संसद है। आप उसमें केंद्र सरकार में जैसे क्या क्या शामिल हो जाएगा, तो इसमें आप संसद का ही पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और केंद्र सरकार में वो सरकार जो पूरे देश के प्रशासन का, शासन का संचालन करती है, उसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं। तो केंद्र सरकार का जो मुखिया होता है वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री होता है, और उसका मंत्रिपरिषद उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। तो प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए बनाता है कानून, तो वो केंद्र सरकार का हिस्सा हो गया। और जो मुख्यमंत्री होगा वो राज्य के लिए जिम्मेदार होता है। तो भैया, संसद है, केंद्र सरकार है, राज्य की विधानमंडल और राज्य की सरकारें। तो ये जो राज्य का विधानमंडल है, राज्य की सरकार है, ये सब के सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। भारत एक जैसे बहुत बड़ा एरिया है, तो उसके कई टुकड़े किए हमने, तो हर एक टुकड़े को हमने राज्य कहा, और उस एक टुकड़े पर जो शासन करता है उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। और पूरे भारत पर जो शासन करता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। तो मुख्यमंत्री भारत में कई होंगे और प्रधानमंत्री भारत में एक होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारत पर लागू होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया कानून केवल उस राज्य के अंतर्गत लागू होगा, उस एक टुकड़े पर लागू होगा जो भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो ये राज्य की परिभाषा है। आप यहां से नीचे आओगे तो हम देखेंगे, एक आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो का। अगर हम आर्टिकल 37 देखें तो उसमें क्या कहा गया है कि डीपीएसपी को, ये डीपीएसपी का मतलब ये है बच्चों, इसको अगर हम यहां पर थोड़ा सा सेलिब्रेट करें तो इसका मतलब हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ
स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो जो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, तो इनको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। तो अब डीपीएसपी क्या है? तो डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई जैसे मान लो कि राज्य की कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे मान लीजिए हम आगे देखते हैं, तो कहा गया है कि राज्य एक लोक कल्याणकारी वृद्धि के लिए काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए संविधान में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याणी का एक संस्था के रूप में काम करेगा, जैसे कि पुल बनवाएगा, डैम बनवाएगा, हॉस्पिटल बनवाएगा, लाइब्रेरी खोलेगा। राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को भोजन उपलब्ध कराए, लोगों के कल्याण के लिए काम करे, लोगों के हित के लिए काम करे, राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन मान लीजिए राज्य अगर ये नहीं कर पा रहा है, जैसे मिड डे मील योजना है, तो राज्य इसलिए चला रहा है ताकि जनता का कल्याण हो सके, छोटे छोटे बच्चे जो है वह भोजन प्राप्त कर सकें और उनका पढ़ाई मन लगे और वह स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें। स्कूलों तक बच्चों को बुलाने का एक प्रावधान था मिड डे मील योजना। लेकिन मान लीजिए कल को सरकार के पास पैसा न हो, सरकार मिड डे मील योजना को न चला सके, सरकार बच्चों के कल्याण के लिए काम नहीं कर पा रही है, तो क्या हम इसके लिए कोर्ट में चैलेंज कर देंगे? क्या हम इसके लिए कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार जनता के हित में काम नहीं कर पा रही है, यानी कि जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, 100 नंबर पीसीआर की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो आप इसके लिए राज्य के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में जाके कि राज्य ऐसा क्यों नहीं कर रही है। राज्य की जिम्मेदारी है ये सब करना, लेकिन ये सब नैतिक जिम्मेदारी है। ये सब कैसी जिम्मेदारी है? नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक का मतलब क्या हो गया कि राज्य के पास संसाधन होगा तो राज्य ये काम करेगा और ये उसको करना चाहिए, राज्य को करना चाहिए, क्योंकि राज्य यानी कि सरकार को ये सब करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे माता और पिता, एक दूसरे एग्जाम्पल समझिए कि हमारे माता और पिता जो है, जो हमारे माता और पिता हैं, वो हमारे अच्छाई के लिए काम करते हैं, हमें खाना पीना, अच्छा स्कूल, अच्छी किताबें उपलब्ध कराते हैं। लेकिन अगर नहीं करा पा रहे हैं तो क्या उनको हम कोर्ट में खींच लेंगे कि पापा तो चलो कोर्ट में, हम तुरंत मुकदमा करब? नहीं कर सकते हैं आप ऐसा। क्यों? क्योंकि पिता चाहता है कि वह अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ उसके हालात खराब हैं, नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको जाके कोर्ट में दोषी बना देंगे कि नहीं तू जेल जा। तो वैसे ही राज्य भी है बच्चा, राज्य अगर कर पा रहा है तो ठीक है और नहीं कर पा रहा है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी को, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। कैसी जिम्मेदारी बच्चों? नैतिक जिम्मेदारी है। कौन सी है ये? आर्टिकल 37 कहता है कि हम डीपीएसपी को लेकर के कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। आप यहां से आगे बढ़ोगे तो अगर हम देखें तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि जो राज्य होगा, यानी कि जो सरकार होगी, वह लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगी। सरकार क्या करेगी? सरकार लोक कल्याण की वृद्धि के लिए काम करेगी, यानी सरकार ऐसे काम करेगी जिससे जनता का अधिकतम लाभ हो। जैसे मान लीजिए कि कोरोना काल में अगर योगी जी चावल गेहूं बांटे हैं, सस्ते दाम पर फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा करें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो लोग क्या हैं, लोगों के पास संसाधन नहीं है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं कि वो कुछ कर पाए। तो ऐसी स्थिति में योगी जी को चावल गेहूं बांटना उनकी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी। नहीं बांटते तो हमको गोली नहीं मार देते, या नहीं बांटते तो हम उनको जेल नहीं भेज देंगे। लेकिन अगर वो बांटते हैं तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसा कहां कहा गया है? आर्टिकल 38 में ऐसा कहा गया है। और इसी लोक कल्याणकारी विचार को ध्यान में रख करके, जैसे राज्य में असमानता को कम करने का प्रयास सरकार करती है। भाई मान लीजिए जो कमजोर वर्ग है उसको आरक्षण दे करके, छूट दे करके उनको बराबरी पे लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि समाज के सभी लोग जो है एक बराबरी से सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें। तो ये राज्य कर रही है ना, आरक्षण दे रही है, छूट दे रही है, फीस में छूट दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है, उनको वजीफा दे रही है, कई तरह के लाभ दे रही है, सीटें रिजर्व कर रही है। तो ये जो सरकार कर रही है वो इसलिए कर रही है ताकि जनता का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके।
और इसी के लिए सरकार जो है असमानता कम करने का प्रयास करे। तो सरकार ऐसा क्यों करती है? क्योंकि सरकार को ऐसा करने के लिए कहा गया है। कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 38 में। नियम, संविधान का नियम 38 कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी। आप अगर यहां से आगे बढ़ते हो, आर्टिकल 39 तो समानता को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 39 कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि राज्य समानता को बढ़ावा दे। समानता को बढ़ावा देने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आज अगर कोई व्यक्ति है जो SC/ST कम्युनिटी का है और अगर वह कांस्टेबल हो गया तो क्या उसको कम तनख्वाह दी जाएगी? या कोई व्यक्ति जनरल है तो क्या उसको कम तनख्वाह दी जाएगी? नहीं। चाहे कोई व्यक्ति जनरल हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे जो भी हो, अगर वह एक ही कार्य कर रहा है, अगर वह मान लीजिए दोनों के दोनों सिपाही हैं, दो अलग अलग जाति के धर्म के लोग, तो दोनों को एक ही वेतन मिलेगा, दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर एक मानक एक के लिए है तो दूसरा मानक भी दूसरे के लिए वही होगा। लेकिन हाँ, फिर आप वही बात बोलेंगे आरक्षण में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो लोग जो है उनके साथ ऐसा माना गया है कि पिछले 4000 साल से भेदभाव हुआ है। तो सामाजिक रूप से इतने मजबूत नहीं है कि आपके साथ खड़े हो पाएंगे, तो नहीं हो पाएंगे, तो उनको बराबर लाने के लिए ये छूट दिया जा रहा है, ये भेदभाव किया जा रहा है। तो वो जो भेदभाव हो रहा है उस समाज के भेदभाव को कम करने के लिए भेदभाव किया गया है। तो उसको नकारात्मक तरीके से आप नहीं देख सकते हैं, उसको आप पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। दूसरा उसमें फीचर ये कह रहा है, अब इसी के तहत जब आप आर्टिकल 39A देखते हो, इसी का एक उपभाग है, तो बार बार पूछता है कि भाई महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है, ये किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 39A कहता है कि अगर कोई महिला कांस्टेबल है और अगर कोई पुरुष कांस्टेबल है तो दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, चाहे महिला कांस्टेबल हो चाहे पुरुष कांस्टेबल हो, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। एक काम के लिए एक वेतन दिया जाएगा। आप आर्टिकल 40 पर आइए। तो आर्टिकल 40 जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आर्टिकल 40 कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 40 गांधी जी का सपना भी कह सकते हो आप। जैसे गांधी जी चाहते थे कि देश के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन हो। अब ये ग्राम पंचायत क्या है भाई? अगर मान लीजिए एक पल के लिए कि अगर मोदी जी को, अगर केवल मोदी जी प्रधानमंत्री होते, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कुछ नहीं, तो क्या वो हर स्टेट में जाकर के, हर जिले में जाकर के लोगों की समस्याओं का निवारण कर पाते? नहीं कर पाते, समस्या होती। अगर मोदी और योगी हैं, अगर योगी जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या वो गांव गांव जा करके, जैसे भारत में कुल 6 लाख गांव हैं, तो क्या मोदी जी हर 6 लाख गांव में जाकर गांव की समस्याओं को सुन पाएंगे क्या? या क्या यूपी में करीब 1 लाख गांव है, तो क्या योगी जी गांव गांव जा करके और ये सुन पाएंगे समस्याओं को हर गांव की? नहीं सुन पाएंगे। तो गांव की समस्याओं को नहीं सुन पाएंगे तो गांव में तो जनता ही निवास करती है, तो जनता का कल्याण कैसे हो? तो ये सिस्टम बनाया गया कि गांव स्तर पर एक छोटी छोटी सरकारें होंगी और उन्हीं सरकारों को ग्राम पंचायत कहा गया। तो ग्राम पंचायत अपनी गांव की समस्याओं के लिए आवाज उठाती है। ग्राम पंचायत में जो प्रधान होगा वो अपनी गांव की समस्याओं को उठाएगा, जैसे रोड नहीं है, सड़क नहीं है, विद्यालय नहीं है, पानी स्वच्छ पानी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो इन सब बातों को उठाएगा कौन? ग्राम प्रधान। और ग्राम प्रधान जो है तहसील स्तर पे, तहसील से जिला स्तर पे, जिला से राज्य स्तर पे, उसके लिए फंडिंग होगी। तो गांव गांव का विकास क्या होगा बच्चों? सफल हो जाएगा, गांव गांव का विकास हो पाएगा ग्राम पंचायतों के माध्यम से। तो इसी को बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब जो पावर है एक आदमी के पास ना होकर के कई आदमियों के पास है। प्रधान के पास भी है, ब्लॉक प्रमुख के पास भी है, वो उसके बाद से आप जिला प्रमुख उनके पास है, फिर आप देखोगे तो मुख्यमंत्री के पास है, प्रधानमंत्री के पास है। तो ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पावर बटा हुआ है, इसको बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या? कि पावर जो है एक जगह न होकर के सबके पास पावर है, अलग अलग लोगों के पास पावर। तो विकेंद्रीकरण का मतलब एक केंद्र नहीं है, कई केंद्र हैं शक्ति के। ये हो गया। फिर कह रहा है शासन को कई स्तर पर बांटकर बेहतर करना। वही बात मैंने अभी आपको समझाई कि जब कई लोगों के पास जिम्मेदारियां होंगी, कई लोगों के पास काम होंगे, तो वो लोग ज्यादा बेहतर शासन करेंगे। तो इसीलिए यूपी के अंदर जो है ग्राम प्रधान की व्यवस्था की गई है ताकि गांव में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और अगर आप यहां से आगे आओगे तो आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। पाने का अधिकार है और देने का अधिकार, देने की जिम्मेदारी। यानी कि राज्य की जिम्मेदारी है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया है, काम करने में सक्षम नहीं है, तो क्या उसको खाने का हक नहीं है? उसको जीने का हक नहीं है? है ना भैया?
तो सरकार, अब वो चूंकि आदमी वृद्ध हो गया, कोई घर परिवार में नहीं है, तो क्या वो जिएगा नहीं, मर जाएगा? नहीं मरेगा ना। तो उसके लिए प्रावधान की है सरकार, वृद्धा पेंशन योजना सरकार दे रही है। जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी कई तरह की योजनाएं चल रही हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो सरकार उन सभी लोगों का ध्यान रखेगी जो लोग अपने लिए अर्निंग करने में सक्षम नहीं हैं। तो ये आर्टिकल 41 में कहा गया है। आर्टिकल 41 ये कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि उन सभी लोगों के लिए काम और अन्य अनुकूल सहायताएं उपस्थित कराएं जो उनके विकास के लिए जरूरी है। वो लोग कौन हो सकते हैं? जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं। कमजोर कौन? जैसे कि वृद्ध व्यक्ति हो गया, महिलाएं हो गई, दिव्यांग हो गया या बच्चे हो गए। तो इनके लिए सरकार कुछ अलग से व्यवस्था करेगी। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हो दोस्तों, तो अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो, इसको आगे बढ़ाओ, प्रमोट करो। और अभी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप लोगों के साथ इसमें कुछ कुछ मैं मिससेलेनियस के फैक्ट भी जोड़ना शुरू कर दूंगा। कुछ अच्छी अच्छी बातों को, 2-4 बातों को मैं लिख के बताना शुरू कर दूंगा। पेट का एग्जाम है। गुड लक गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।